नमस्कार दोस्तों। हम आज शुरू करेंगे विजयनगर का प्रशासन। ठीक है, हम राज व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रशासन पे बात करेंगे और प्रशासन के बाद में हम संस्कृति पे आएंगे, जिसमें समाज और कला पढ़ेंगे। और फिर एक क्लास मेरी इच्छा थी विजयनगर और बेहमनी में जो विदेश यात्री आए थे उन पर लेने की। ठीक है, तो एक क्लास उनकी समझ लो, एक कला संस्कृति और समाज की समझ लो 2 क्लासेस, और एक क्लास प्रशासन की 3, कुल मिला के 4 मान लो। 4 कक्षाएं और रही हैं विजयनगर की। ठीक है, तो शुरुआत कर रहा हूं मैं विजयनगर का प्रशासन। नगर का प्रशासन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चीजें स्पष्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि ये बातें रही हुई है। स्वरूप देखेंगे, फिर प्रशासन का स्त्रीकरण समझेंगे, जैसा कि मैं आपको हर प्रशासनिक व्यवस्था में पहले ही समझा चुका हूँ। प्रशासन का स्त्रीकरण, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में आपके नायकार व्यवस्था थी। ठीक है, और स्थानीय प्रशासन में आयंगर व्यवस्था थी, और केंद्रीय प्रशासन में क्या था वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन और फिर पढ़ेंगे न्याय व पुलिस प्रशासन। ठीक है, ये 4 आयाम हम विजयनगर के प्रशासन में समझने वाले हैं। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ लेंगे। एक क्लास होगी मोटे मोटे तौर पे, मैं 2 क्लासेस कर लो छोटी छोटी। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्वरूप पे, कि विजयनगर के प्रशासन का कैसा स्वरूप था। ठीक है, कोई कहते हैं कि ये खंडीय राज्य था, सेगमेंटरी स्टेट था, मतलब कई सारे खंडों में व्यक्त था और हर खंड का अलग अलग शासन चलता था। कोई कहता है कि यह सैनिक प्रशासन था, जहाँ पे मिलिट्री रूल्स चलते थे। यहाँ पे बाकी अधिकारी कोई काम के नहीं थे, सारा का सारा मिलिट्री से शासित होता था, है ना। तो अलग अलग विचारक अलग अलग मत देते हैं। तो इसका प्रश्न कैसे आता है कि यहाँ तो सम्मिलित करो में आता है कि किसने किसका मत दिया, या फिर एक आधे का आता है कि बर्टनस्टाइन ने क्या कहा था या डोमिगो पायस ने क्या कहा था। इस टाइप से प्रश्न आता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वरूप पे, कि विजयनगर प्रशासन का स्वरूप क्या था। सीधे लिख लेते हैं अपन, स्वरूप। प्रशासन का स्वरूप कैसा था, और इसमें जो मत आते हैं प्रचलन में, उन मतों पर हम व्याख्याएं करेंगे। देखो, सबसे पहला जो मत दिया गया इसके संबंध में, वो ये कहा गया कि जो विजयनगर का प्रशासन था, ये आपके एक प्रकार से खंडीय स्वरूप था, सेगमेंटरी स्टेट था। और यह स्टेटमेंट आपके बर्टन स्टाइन का था, सेगमेंटरी स्टेट का, कि परजीवी टाइप का था और सहशासी राज्य कह सकते हो। मतलब ये था कि एक संगठित ढांचा नहीं था, बल्कि एक संगठन के अंदर कई संगठनों का शासन चलता था। इस समय केंद्रीय सेक्रेटरी का अलग चलता था। नायकार व्यवस्थाएं जो थी आपके प्रांतीय प्रशासन में, वो केंद्र से हटके काम करती थी और प्रांत हटके काम करता था। और आपके जो यूं कहिए कि जो आयंगर व्यवस्थाएं थी स्थानीय शासन में, वो सीधे तौर पे केंद्र के नियुक्त 12 अधिकारियों के द्वारा संचालित होती थी, उनकी व्यवस्थाएं अलग थी। तो एक टाइप से ऐसा खंड खंड में बटा हुआ शासन था। ठीक है, के अनुसार विजयनगर प्रशासन
सेगमेंटरी ठीक है ना, सेगमेंटरी प्रशासन था, अर्थात प्रशासन के कई सारे आयाम होते थे इस समय, ठीक है, अर्थात इसमें परजीविता और संयोजन का मतलब ये होता है कि कई खंडों में प्रशासन बंटा हुआ था और एक खंड दूसरे खंड पर निर्भर भी था। मैं इसका उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये केंद्र सरकार है, केंद्र के अधीन कई प्रांत थे और प्रांत जो है, प्रांतों के ऊपर आपके प्रांतपति बैठता था और इसी प्रांत के भीतर कई नायकों को जमीन जागीर दी गई थी। अब ये प्रांत के भीतर थे लेकिन प्रांतपति के अधीन नहीं थे, इनका संबंध सीधा केंद्र से था, इनकी शासन प्रणाली बिल्कुल अलग थी। अब देखो, नायक कुछ मामलों में केंद्र पर निर्भर था और अब प्रांत जो है वो इसके कोई काम का नहीं था। प्रांत स्वतंत्र थे लेकिन कुछ मामलों में वो केंद्र के अधीन थे। अब देखिए, प्रांतों के भीतर नायक भी थे और स्थानीय प्रशासन भी था। अब स्थानीय प्रशासन जो था वहां पे आयंगर व्यवस्था थी, वो अपने स्तर पे काम करते थे, उनका प्रांतों से कोई लेना देना नहीं था। अब प्रांतों के प्रशासन किसका प्रशासन करेगा? तो सब एक दूसरे के ऊपर यूं निर्भर थे और खंडों में बंटे हुए थे, तो परजीवी भी थे और संयोजन से काम चलता था इनका, ठीक है। इसमें परजीविता व संयोजन की विशेषता थी। बाकी हम जैसे आगे समझते जाएंगे, जैसे जैसे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आती जाएगी कि परजीविता का कैसे कह सकते हैं अपन, क्योंकि आगे हम प्रांतीय व्यवस्था समझेंगे, नायकार व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था को समझेंगे, तब आपके मस्तिष्क चीज़ें घुसेगी कि किस तरह से कैसे कुछ चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो बर्टनस्टाइन जो इसका स्वरूप कैसा बताते हैं, सेगमेंटरी स्टेट बताते हैं, खंडीय स्वरूप बताते हैं। अब देखो, अब दूसरा जो मत आता है वो सीधा सा मत आता है आपके नीलकंठ शास्त्री का। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि एक सैनिक स्टेट था जहां पे दूसरे पोस्ट काम की कम थी और सारा कुछ सेना के द्वारा संचालित किया जाता था। वो उदाहरण देते हैं कि कृष्णदेव राय के प्रशासन में जो भी आय होती थी उसको वो 4 भागों में बांट देते थे। 2 भाग युद्ध के लिए रखते थे, एक बात आपात स्थिति के लिए, मतलब वो भी युद्ध के ही काम का था क्योंकि अकाल तो पड़ता नहीं था दक्षिण में इतना, और रायचूर जैसे उपजाऊ दोआब इनके पास में थे, नदियों के बीच का क्षेत्र था, हरा भरा एकदम, और एक भाग अन्य कार्य के लिए था। तो आप सोचो कि राज्य की आय का लगभग 3 हिस्सा अगर सैनिकों के लिए रखा जा रहा हो तो वो फिर राज्य कैसा था? सारा सैनिक राज्य था उस समय, ठीक है। और सैनिक राज्य होना जरूरी था उस समय क्योंकि शत्रुओं से वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, 3 तरफ से तो थे ही थे, उधर गजपति थे, इधर मुसलमान थे, बहमन, इधर पुर्तगाली आ गए थे और छोटे मोटे और भी कई सारे आसपास खतरे थे। तो नीलकंठ शास्त्री क्या कहते हैं, नीलकंठ अनुसार विजयनगर एक मिलिट्री स्टेट था या सैनिक राज्य था। राज्य की कुल आय को चार हिस्सों में विभक्त किया जाता था, जिसमें 2 हिस्से सैनिक व्यय के लिए थे।
व्यय हेतु एक हिस्सा आपात स्थितियों हेतु हेतु तथा अंतिम हिस्सा अन्य कार्य हेतु था। अन्य कार्य हेतु तब आप समझ सकते हो कि नीलकंठ शास्त्री ने कैसा स्टेट बताया है। इसको एक मिलिट्री स्टेट बताया है जहाँ पे राज्य की आय 4 हिस्सों में बंट जाती थी और मोस्टली हिस्सा जो है वो सेना को जाता था। इस आधार पर नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है आपके एक प्रकार से ये सैनिक स्टेट था। डोमिगोपायस इसको सामंतीय राज्य कहते हैं, ऐसा राज्य जो सामंतों के द्वारा संचालित था। ठीक है, तो देखो डोमिगोपायस कौन था ये अपन विदेश यात्रियों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है के अनुसार यह सामंतीय राज्य था। और ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि इस समय केंद्र का जो हिस्सा था, केंद्र के अंदर प्रांत भी थे और कुछ प्रांत भी थे, 6 भी बताए जाते हैं, कुछ कुछ जगह 200 की संख्या भी आती है, संख्या घटती बढ़ती रहती थी प्रांतों की। लेकिन साथ में ये भी था कि नायक बहुत थे, अधिक संख्या में थे। नायक क्या थे? भूमिधारी सामंत थे और सेनापति भी थे। वो अपने इलाके में रहते थे, जमीन गवर्नमेंट उनको आवंटित करती थी और उस भूमि के वो मालिक थे। आनुवंशिक पद था उनका मोस्टली सारों का, और वो वहाँ के राजा थे, नायक। और ये नायक जो है वो एक बड़ी शक्तिशाली सेना रखते थे। पूरे क्षेत्र की भूमि उनके पास में रहती थी। वो खुद भूमि को आगे डोनेट करते थे, कृषकों को पट्टे पे भी देते थे। इनके पास गजब अधिकार थे। नायकों का स्थानांतरण भी नहीं होता था सामंतों प्रांतपतियों की तरह, उनके पास जन्मजात अधिकार भी होते थे। तो नायक ऐसे पूरे राज्य में नायकों की कोई कमी नहीं थी। ये नायक व्यवस्था ने विजयनगर को बहुत संगठित रखा था और इसी नायक व्यवस्था ने विजयनगर का पतन भी करवाया। मजबूत शासक होते थे तब नायक बहुत स्वामी भक्त होते थे। साल में एक बार ये भेंट देने के लिए सम्राट से मिलते थे। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकारी कमजोर हुआ या शासक कमजोर हुआ तो नायक अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे, नायक विद्रोह कर देते थे। नायक है वो स्वामी भक्ति नहीं रखते थे कई बार, जब सम्राट शक्तिशाली नहीं होता था तो ये नायक पूरे के पूरे एज ए भू सामंती थे। तो डोमिगोपायस ठीक कहता है कि यहाँ पे सामंतीय राज्य था, लगभग 200 के आसपास के नायक है, ऐसा डोमिगोपायस ने कहा था। तो नायकों को डोमिगोपायस एक भू सामंत कहता है। तब उसने कहा था कि बिल्कुल सामंतीय राज्य था। जैसा कि इल्तुतमिश ने इक्ताओं में क्षेत्र को बांटा था, वैसे ही इसने नायकों में पूरे राज्य को विभाजित किया था और उनके सहारे ही पूरा शासन चल रहा था। प्रांतपति तो बिल्कुल कमजोर पोस्ट थी उस समय नायकों के सामने, है ना। प्रांतपतियों का तो स्थानांतरण भी होता था। प्रांतपति केवल नाम मात्र के थे, और वैसे क्योंकि प्रांत के अंदर की भूमि भी दी हुई थी नायकों को, और नायकों के मामले में प्रांतपति कोई काम नहीं कर सकता था। तो मान लो कि किसी प्रांतपति के पास में मान लो कि 100 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 60-70 किलोमीटर का एरिया तो नायकों को दे रखा था, और पीछे 40 किलोमीटर का एरिया ही प्रांतपति के पास में था, बाकी सारे नायक स्वतंत्र थे। हालांकि उस नायक को उस प्रांत का हिस्सा मानते थे, लेकिन उस प्रांत के भीतर वो एक प्रकार के राज्य था वहां पे। तो इस प्रकार से डोमिगोपायस कहता है कि ये एक सामंतीय राज्य था, तो बिल्कुल नायकार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहता है। ठीक है, इसको अपन आगे समझेंगे नायकार व्यवस्था को, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि डोमिगोपायस ने ये बात कही थी। ठीक है, नूनीज क्या लिखता है? ठीक है, नूनीज भी इस समय आया था और ये कहता है कि सर्वाधिकारवादी राज्य था ये। सर्वाधिकारवादी, टायरेनी कह सकते हो आप इसको। सर्वाधिकार का मतलब ये होता है कि
राज्य की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास में हो और व्यक्ति केवल राजनीतिक शक्तियों का उपयोग न करें केवल, बल्कि वो व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करें, साथ साथ में व्यक्ति के संबंध में उसके हर प्रकार के फैसले उसके हाथ में हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वाधिकारवादी कहलाता है। तानाशाह से भी ऊपर की अवस्था होती है सर्वाधिकारवाद। ठीक है, तो नूनीज के अनुसार यह है ठीक है, कैसा था? सर्वाधिकारवादी राज्य था। तो ये सम्मिलित करो में इसका प्रश्न है वो आ सकता है। तो ये 4 मत इसमें आते हैं। अब स्वरूप हो जाता है पूरा यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन का स्त्रीकरण और सबसे पहले पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे भी समझाते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये सोच के समझाता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक जटिल नहीं लगे, क्योंकि अपन यूजुअल पढ़ते नहीं है इसको। प्रशासन का स्त्रीकरण, ठीक है, लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि जैसे ये प्रशासन का स्त्रीकरण को हम समझते हैं, जैसे मान लो सबसे ऊपर था केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, ये पूरा राजा के द्वारा संचालित होता था। ठीक है, नीचे था स्थानीय प्रशासन। ये केंद्र के द्वारा नियुक्त आयंगार, 12 आयंगार होते थे द्वारा संचालन। आयंगार की नियुक्ति कौन करता था? केंद्र सरकार करती थी। 12 आयंगार होते थे टोटल। इन्होंने चोलों की जो लोकल गवर्नमेंट प्रशासन था उसका स्थान आयंगर व्यवस्था ने ले लिया था। और बीच का जो लेवल था ये था आपके प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इसमें आपके प्रांतपति भी होते थे और साथ में आपके नायकार व्यवस्था भी थी। ठीक है, प्रांतपति व नायकार इसको संचालित करते थे। ठीक है, तो 3 लेयर थी इस समय टोटल, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और आपके स्थानीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में प्रांतपति भी होते थे। नायकार स्वतंत्र होते थे, केंद्र के अधीन आते थे, प्रांत का हिस्सा थे, लेकिन प्रांतपति की बात नहीं मानते थे, ना प्रांतपति को कुछ कहने का हक था। तो प्रांत अंदर से 2 भागों में थे। तो एक प्रांतपति था जो नायक के पास में जो भूमि नहीं थी वो सारी प्रांतों की थी, और जो नायक को दे दी तो वो फिर नायक की रहती थी, है ना। जैसे इटली की राजधानी रोम के अंदर वेटिकन सिटी चर्च बना के चर्च को दे दिया, तो भाग तो हिस्सा तो रोम का, लेकिन वेटिकन सिटी अपने आप में अलग स्वतंत्र देश है। ऐसे सिस्टम यहाँ पे चलता था। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। ठीक है, पहले नंबर पे केंद्रीय प्रशासन। अब देखो, इसमें इसके 4 मेन स्तंभ थे केंद्रीय प्रशासन के अंदर। आप इसको यहीं पे समझ लो। एक सबसे ऊपर राजा, फिर युवराज जिनको प्रांतपति बना के भेज दिया जाता था, संस्थाएं और सचिवालय। सचिवालय में कई अधिकारी है वो बैठते थे। तो केंद्र के पास में ये 4 स्तंभ थे। ठीक है,
अब आप देखिए केंद्र के पास 4 स्तंभ थे, उसमें सबसे पहला जो था, अपन ABCD करके कर लेते हैं। ए पे आता है आपके राजा। इस समय आनुवांशिक राजतंत्र था, ध्यान रखना। राजा का बेटा जनरली राजा होता था। अर्धावस्था में पुत्र के पक्ष में ये लोग गद्दी त्याग देते थे और सप्तांग सिद्धांत पर विश्वास किया जाता था। राजा को बिल्कुल ईश्वर तुल्य माना जाता था। वैदिक नियम संहिताओं का पूरा ध्यान रखा जाता था प्रशासन के अंदर। ठीक है, तो अपन एक एक बात को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि राजतंत्र था यहाँ पे कैसा, आनुवांशिक राजतंत्र था। और राजा वृद्धावस्था में अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी त्याग देता था। कृष्णदेवराय में और उससे पहले भी मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए थे। ठीक है, वृद्धावस्था में राजा अपने पुत्र के पक्ष में सामान्यतः स्ट्रिक्टली लागू नहीं था, गद्दी त्याग देता था। ठीक है, तो इस समय आनुवांशिक राजतंत्र था, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर के समतुल्य राजा को माना जाता था। ठीक है, और फिर वो राय, नरपति, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधियां लेता था। राजा को ईश्वर तुल्य माना जाता था, बिल्कुल देवीय सिद्धांत काम कर रहा था, ईश्वर तुल्य माना जाता था। ठीक है, और इस समय वो राय, नरपति, हिंदू सुल्तान जैसी हिंदूवादी उपाधियां रखता था, उपाधियां लेता था और सप्तांग सिद्धांत पर पूरा विश्वास करता था। कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत लिखा है वही सिद्धांत आमुक्त माल्यद में भी लिखा हुआ है। ठीक है, किसमें लिखा है? आमुक्त माल्यद में। आमुक्त माल्यद को मैं आपको कृष्णदेवराय में पढ़ा चुका हूं। का पालन किया जाता था। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि राजा निरंकुश नहीं था, राजा निरंकुश था, लेकिन उसकी अंकुशता पे वैदिक और धर्मशास्त्रों की एक प्रकार से का अंकुश लगा हुआ था। वैदिक और धर्मशास्त्रों की कुछ बाध्यताएं थी जो राजा को फॉलो करनी पड़ती थी, इसलिए उनको निरंकुश होते हुए भी निरंकुश नहीं माना जाता था। इसलिए हमने यहाँ पे आनुवांशिक राजतंत्र लिखा है। ठीक है, तो ऐसी वैदिक उपाधियां ये लोग लेते थे, है ना। कारण ये था कि यहाँ पर वेदों और स्मृतियों और धर्मशास्त्रों से जो भी नियम और परंपराएं होती थी वो यूं कहिए कि इनके ऊपर अंकुश लगाती थी। ठीक है, राजा निरंकुश था, मगर वैदिक धर्मशास्त्र स्मृतियों के नियम व परंपराएं
नियम व परंपराएं राजा पर अंकुश भी लगाती थी, राजा इसी कारण वैदिक उपाधियां लेता था, मतलब जो वैदिक धर्म के अनुसार चलने वाले, ठीक है। जब धर्म के अनुसार चल रहे होते हैं तो फिर निरंकुश नहीं होते। निरंकुश वो होता है जो मानता नहीं हो, ठीक है। वैसे निरंकुश था, हमने फिर भी लिखा था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा अंकुश नहीं था, परंपराओं का अंकुश था बस, ठीक है। तो परंपराओं के अनुरूप चलते थे, फिर वो निरंकुश थे। जो शासक इसके अनुसार चल लिया, फिर वो कोई भी निर्णय कर सकता था, फिर उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि राजा बिल्कुल निरंकुश थे। लेकिन मगर ध्यान रखना इस बात का, इससे हटोगे तो फिर वो निरंकुशता नहीं रहेगी, ठीक है। इस कारण वैदिक उपाधियां लेते थे, उपाधियां धारण करते थे। प्रजा का कल्याण इनका मुख्य उद्देश्य होता था, ठीक है ना। अर्थ थे। साथ ही एक बात और भी थी कि राजा के चयन में भी, हालांकि वो राजतंत्र था, आनुवांशिक राजतंत्र था, फिर भी राजा के चयन में नायकों और सामंतों की भी एक अहम भूमिका मानी जाती थी, ठीक है ना। वो भी अपन आगे लिखेंगे, इसमें लिख लेते हैं। चयन में भी राजा के नायकों व सामंतों की अहम भूमिका थी। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि सर जब आनुवांशिक राजतंत्र थे तो चयन में कैसी भूमिका? मान लो राजा सही है तो आनुवांशिक अनुसार चलता रहेगा, लेकिन अगर बीच में कोई कमजोर राजा आ गया, है ना, तो ऐसी स्थिति में नायक और सामंत जो है वो उसको हटा के दूसरी उसकी जगह कोई और भी बिठा सकते थे, क्योंकि राज्य महत्वपूर्ण है, राजा उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जब तक सही चलेगा तब तक तो आनुवांशिक रूप से चलता रहेगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली लागू नहीं था कि भाई अच्छा शासक है, उसका बेटा अगर सही नहीं है तो भी वो राजा बना रहेगा, ऐसा नहीं था। कि राजा के चयन में इन लोगों की फिर वापस भूमिका आ जाती थी। इसलिए कहते हैं कि परजीवी थे, एक दूसरे के ऊपर काफी डिपेंड थे। तो आनुवांशिक राजतंत्र होते हुए भी कई बार राजा को हटा दिया जाता था, चयन में इनकी भूमिका आ जाती थी। निरंकुश होते हुए भी इनके ऊपर इन चीजों का अंकुश भी था। तो विजयनगर का प्रशासन आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं होती है कि कितना खूबसूरत तरीके से ये सारा का सारा चीजें जो है वो इन्होंने यूं कहिए कि सेट की थी, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने कहा ना, प्रजा की रक्षा और उसका कल्याण राजा का सर्वोच्च आदर्श था। प्रजा की रक्षा व कल्याण राजा का सर्वोच्च आदर्श था। ठीक है, तो ये राजा के संबंध में बात आ गई। अब अपन युवराज की बात करते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। बी पे आते हैं जिसमें हम युवराज को पढ़ेंगे। राजा के बाद ये अहम पद होता था। और युवराज का मतलब क्या है? युवराज का मतलब ये होता था कि राजा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होने वाला है उस पुत्र को युवराज घोषित किया जाता था। कई बार पुत्र योग्य नहीं होने की स्थिति में किसी आउटर को भी युवराज बनाया जा सकता था, ठीक है ना। तो युवराज मुख्य पद था उस समय। प्रांतों में उनको नियुक्त किया जाता था पहले,
ताकि उनके पास में एक्सपीरियंस हो जाए और फिर राजा की मृत्यु के बाद या राजा वृद्धावस्था में ही पद त्याग करके युवराज को शासक के रूप में प्रमोट कर लेता था। ठीक है, तो इसमें क्या था देखिए, राजा के पश्चात यह पद प्रभावी था। सामान्यतः राजा के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज घोषित किया जाता था। घोषित किया जाता था। घोषित किया जाता था। ठीक है, और पुत्र नहीं होने या अयोग्य होने की स्थिति में स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य, कोई काके भतीजा भी हो सकता, जैसे कृष्णदेव राय ने अपने चचेरे भाई अच्युत राव को युवराज बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। परिवार के अन्य सदस्य को भी युवराज बनाया जा सकता था। ठीक है, ये बहुत अहम बात है कि क्या युवराज परिवार का मतलब राजा का बेटा ही हो सकता था? जरूरी नहीं है, राज परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को है वो बनाया जा सकता था। ठीक है, योग्य व्यक्ति को, योग्यतम व्यक्ति कोई भी होगा परिवार का, राज परिवार का, तो उसको बनाया जा सकता था युवराज के रूप में। जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही बनाया जाए, ये भी एक उसका रहता था। अब देखिए आगे क्या था। तो दूसरा क्या था कि कई बार संयुक्त शासन की प्रणाली भी देखने को मिलती, जब दो युवराज है वो एक साथ किसी प्रांत पे शासन करते थे। मैंने आपको ये उदाहरण भी संगम वंश में दिया था। संयुक्त शासन के उदाहरण भी मिलते हैं। और अगर शासक अगर अल्प आयु है, अल्प वयस्क है, तो रिजेंट भी नियुक्त किया जाता था। होने पर रिजेंट भी नियुक्त किए जाते थे, है ना, संरक्षक कह सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब उत्तराधिकारी का चयन जीते जी हो जाता था, क्योंकि युवराज इसका उत्तराधिकारी होने वाला था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आती है संस्थाएं। राजा, युवराज, उसके बाद में राजा के साथ में 3 संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी वो देखते हैं, सी ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, संस्थाएं, एक राज परिषद होती थी, एक सामाजिक परिषद थी और एक मंत्री परिषद थी। तो केंद्रीय शासन के संचालन हेतु
आप यूं कहिए कि 3 संस्थाएं प्रचलन में थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहली लाइन कि केंद्रीय शासन संचालन हेतु शासन संचालन हेतु तीन संस्थाएं अस्तित्व में थी। अस्तित्व में थी। अब 3 संस्थाएं थी। ठीक है, 3 संस्थाएं थी। ये राजा की एक प्रकार से यूं कहिए कि मदद करती थी फैसले लेने में से लेकर सारी चीजों का। कौन कौन सी संस्थाएं थी देखिए। अब इन संस्थाओं में पहले नंबर पे आती राज परिषद। तो ये राज परिषद नाम से विदित है कि जितने भी राज्य मामले थे उनके अंदर राजा को सलाह देना या आपके नीतियों का, राजनीतियों का निर्माण करना, है ना, राज्य की सत्ता को नियंत्रित करना, तो राजा का राज्याभिषेक करवाना, है ना, तो ये सारा काम करती थी। यह संस्था राजा का राज्याभिषेक करवाने, ठीक है, और राजा की सत्ता को नियंत्रित करने, क्योंकि राजा अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, निरंकुश हो रहा है, तो ये वैदिक और उन सभी परंपराओं का हवाला देके राजा को उसकी सत्ता नियंत्रित करने का भी प्रयास करती थी। सत्ता को नियंत्रित करने और राजा को नीति निर्माण में सलाह देने, इसमें बहुत भरोसेमंद और बहुत अनुभवी लोग इसमें होते थे, देने का कार्य करती थी। ठीक है, दूसरी थी सामाजिक परिषद। राज परिषद के बाद में सामाजिक परिषद थी। सामाजिक परिषद, इसमें काफी बड़ी संस्था थी। इसमें प्रांतपति साथ में थे, सामंत सारे साथ में थे, नायक सारे साथ में थे, और व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते थे। ये अपने हक की बात रखते थे, है ना, ये अपने हक की बात रखते थे। ये राजा को सलाह नहीं देते थे, लेकिन नायक अपने अधिकार की बात रखता था। निगमों का प्रतिनिधि अपने व्यापारिक हितों की बात रखता था कि भाई हमारे व्यापारियों के लिए, कि जैसे हाईवे पे लूटा जाता है, तो व्यापारिक निगमों का अधिकारी राजा से बात करता था कि हमारे हाईवे पे सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो ये सामाजिक परिषद थी। इसके लोग अपने अपने वर्ग के हितों की राजा से बात रखने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो देखो इसमें प्रांतपति, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि, नायक, सामंत इत्यादि शामिल होते थे। ये काफी बड़ी संस्था थी। यह काफी बड़ी संस्था थी। ठीक है, ये वर्ग
अपने हितों की बात रखते थे। तो सीधी सी बात है कि अगर राजा कोई नियम नीति बना रहा है तो फिर इसमें इन वर्गों, यही सुशासन के मेन स्तंभ थे, इन वर्गों से बात करके, और जैसे आज भी होते हैं ना, किसान संघ होते हैं, विद्यार्थियों के संघ है ना, व्यापारियों के संघ बने हुए हैं, उद्योगों के संघ बने हुए हैं। अगर ऐसी आज भी कोई सोशल काउंसिल हो जिसमें ये सारे के सारे सदस्य हो, और जब भी कोई गवर्नमेंट उनसे संबंधित पॉलिसी लाए तो उस काउंसिल से डिस्कस करे, तो फिर कभी विरोध नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि काउंसिल के जो सदस्य थे उनसे डिस्कस करने के बाद वो पॉलिसी लाई गई थी। फिर डेफिनेटली किसानों के वगैरह के जो भी व्यापारी वगैरह उनके हितों के अनुरूप ही आएगी, तो फिर विरोध की गुंजाइश नहीं रहती थी और उनके हित के काम होते थे। तो ऐसी एक सामाजिक परिषद भी बनाई हुई थी जो इसके अंदर संस्थाओं में दूसरी संस्था थी। तीसरी और सबसे अहम संस्था थी मंत्री परिषद। ठीक है, अपन आते हैं तीसरी संस्था पे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सरलीकरण ठीक से समझ में आ रहा होगा। मैंने खूब कोशिश की है इसको सिंपल करने की। मंत्री परिषद, ठीक है, ये काफी बड़ी संस्था तो नहीं थी, लेकिन इसके सदस्य जो थे वो बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसके अंदर आपके यूं समझ लीजिए कि इसमें कौन सदस्य बन सकता था? जो 50 से 70 साल का अनुभवी व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो, इसके सदस्य होते थे। इनके सभा सदस्य कहलाते थे। ठीक है, तो देखिए समझिए चीज को। इसमें सामान्यतः देखो ये फिक्स नहीं है कि इतने बता रहे, मैं जनरली बता रहा हूं, है ना, तो आप इसको ऐसे समझ लेना। सामान्यतः 20 सदस्य होते थे, 20 सदस्य होते थे। कौन होते थे? देखो 20 सदस्य होते थे। होते कौन थे? तो मैं यहाँ पे पीछे लिख रहा हूं। देखो जितने भी, अब देखो कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री है ना, और समाज की प्रशासन में ये जो सारी चीजें थी, विभाग अध्यक्ष वगैरह, है ना, ये जैसे इसके अंदर ये थे। और अभी विभाग हम लिखने नहीं अपने, मंत्री, विभागाध्यक्ष, राजा के निकट संबंधी, राजा के संबंधी परिवार। तो प्रधानमंत्री के परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, मंत्री के परिवार का सदस्य हो सकता है, विभागों के अध्यक्ष के परिवार का कोई सदस्य होता है, राजा के निकट संबंधियों के परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं के सदस्य। अब कोई भी सदस्य नहीं हो सकता अनुभवी हो, जिनकी आयु जो है वो 50 से 70 साल के मध्य हो। ठीक है, तो आधे लोग तो कट गए फिर 50 से 70 की आयु आती। ठीक है, फिर कहते थे स्वस्थ होने चाहिए। कुछ लोग यहाँ कट जाते थे, मेरे जैसे बाहर हो जाते थे यहीं पे कि स्वस्थ नहीं है। फिर ज्ञानी भी होने चाहिए। अब ये सदस्य जिसने भी शर्तें पूरी करी वो हो सकते हैं, और सामान्यतः लगभग 20 के आसपास इसमें सदस्य होते थे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब 20 सदस्य होते थे, कौन हो सकते थे वो तो मैंने बता दिया कि ज्ञानी, विद्वान वगैरह ये सब। अब इसका प्रधान होता था
महाप्रधानी कहलाता था। इसका प्रधान 20 में से कोई होगा। महाप्रधानी कहलाता था। इसे सभानायक भी कहते थे। सभानायक भी कहते थे। ठीक है, तो ये सभानायक भी कहलाता था और इसको महाप्रधानी भी कहते थे। तो सदस्य कितने हैं? 20 सदस्य होते थे। कौन हो सकते हैं और इनका मेन हेड कौन था वो भी हो गया। ये राजा को अधिकांश मामलों में राय देते थे, हालांकि इनकी राय बाध्य नहीं थी। ठीक है, ये सभा राजा को विभिन्न मामलों में सलाह देता था। मामलों में सलाह देती थी, हालांकि यह सलाह बाध्यकारी नहीं थी। हालांकि यह सलाह बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख संस्थाएं हो गई। मंत्री परिषद हो गया और आपके सामाजिक परिषद हो गई और राज परिषद हो गई। ठीक है, इनका आपको स्पेशली ध्यान रखना, ये 3 मेन होती थी। ठीक है, अच्छा एक बात रह गई, इनका जो सभा होती थी वो वेंकट विलास मंडप कहलाता था। सभा स्थान क्या कहलाता था? सभा का स्थल वेंकट विलास मंडप कहलाता था। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद में सीधे सचिवालय पे। ठीक है, तो देखो ये राजा हो गया, युवराज हो गया और संस्थाएं हो गई। इन संस्थाओं के बाद में अब लास्ट आता है आपके सचिवालय। राजा की सहायता के लिए एक सेक्रेटरीट था। बाबू सारे सचिवालय में बैठते थे, पदाधिकारी सारे सचिवालय में बैठते थे। राजा का महल के आसपास ही यह सचिवालय होता था। ठीक है, तो डी करके हम आ रहे हैं अभी सीधे सचिवालय में। सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट कह सकते हो आप इसको। अब्दुल रज़ाक इसको दीवान खाना कहता है। अब्दुल रज़ाक क्या कहता है इसको? दीवान खाना कहता है। यह राजमहल के नजदीक था। राजमहल के समीप होता था। ठीक है, और अब्दुल रज़ाक, इसके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। इसे दीवान खाना कहता है कि यहाँ पे सारे दीवान बैठते थे, इसने इसको क्या कहा है? मुस्लिम पद्धतियों के अनुसार फारस के शासक शाहरुख के शासन काल में इस तरह से एक दीवान खाना होता था, उसकी तुलना इसने करी है। इसे दीवान खाना कहता है। ठीक है, और राजमहल के समीप था। जितने भी कर्मचारी होते थे वो सारे के सारे इसमें बैठते थे और इसके चिन्ह सितून में कागजात रखे जाते थे। चीहल सितून कहलाता था इसका कार्यालय। इसका कार्यालय 40 स्तंभों का एक महल था। कार्यालय चालीस स्तंभों का एक महल था।
महल था जिसमें सारे कागजात रखे जाते थे। कागजात रखे जाते थे। केंद्र के सारे लिपिक यहीं बैठते थे। लिपिक वर्ग यहीं पे बैठता था। सचिवालय में वैसे लिपिक ही बैठते हैं, ये कोई नई बात भी नहीं है। लिपिक वर्ग यहीं बैठता था। ठीक है, यहीं बैठता था। सभी को विभाग आवंटन हो रखा था, है ना। कोई वित्त विभाग का लिपिक था, कोई आपके गृह विभाग का लिपिक था। बिल्कुल वर्तमान की व्यवस्था है ये। कार्णिक रायसम इस पूरे का अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, इसको अपन आगे लेते हैं। हाँ, इसमें कौन से अधिकारी बैठते थे, मैं सोच रहा था अगली स्लाइड में आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सचिवालय के अंदर क्या था, ये बात तो हो गई। अब हम आते हैं कि इसके अंदर यहां निम्न कार्मिक बैठते थे। निम्न कार्मिक बैठते थे। ये कार्मिकों के नाम थोड़े से दिमाग में रखना। रायसम, कार्णिक रायसम जो था ये सबसे मेन था। ठीक है, ये पूरे सीएस का हेड था और राजा के जो भी मौखिक आदेश होते थे उनको लिखने का काम करता था। सीएस का प्रमुख था और राजा के मौखिक आदेशों को लिखने की जिम्मेदारी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये तो मेन अधिकारी था। इसके बाद में फिर आपके एक कर्णिकम आता था जो लेखाकार था, अकाउंटेंट, जो पूरे के पूरे हिसाब किताब को रखता था। इसके अलावा एक जोरी खाना था जिसे टकसाल कह सकते हो आप, जहां मुद्राएं हैं वो प्रिंट होती थी। ठीक है, इसके अलावा एक तेलुगु नियोगी था जो तेलुगु ब्राह्मण होता था और ये सचिवालय का अंदर रहता था। सचिवालय का ये प्रधान ब्राह्मण होता था जो विभिन्न प्रकार की सलाहें देने का काम करता था। एक मुद्रा करता होता था जो शाही मुद्रा रखता था। शाही मुद्रा का मतलब होता है कि एक ऑफिशियल जो रॉयल सील होती थी, किसी भी पेपर पे सील लगानी होती थी ना, उसे भी मुद्रा ही कहते हैं, है ना। तो रॉयल सील रखता था और सारे कागजों पे है वो लगा देता था। ठीक है, शाही सील अपने पास में रखता था। ये मुद्रा करता होता था। ये मुद्रा आप मॉनेटरी से मत समझना, है ना। ये मुद्रा का मतलब शाही सील से है। एक सैनबोर था जो टाइपिस्ट का, लेखन का काम करता था। एज ए आप इसको लिपिक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कार्मिक थे जो सारे कहाँ बैठते थे, सचिवालय में बैठते थे। ठीक है, तो ये बातें थी आपके केंद्रीय प्रशासन में। अब हम बात करेंगे आगे प्रांतीय प्रशासन की कि इस समय
प्रांतों का प्रशासन कैसे चलता था। तो केंद्र के चारों बिंदु हमने समझ लिए हैं और अब हम आते हैं प्रांतीय प्रशासन पे, केंद्रीय प्रशासन के बाद में। ठीक है, उम्मीद है आपको ठीक तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। इस समय भाषाओं की भिन्नता के कारण प्रांतीय शब्दावली जो है हमें अलग अलग रूपों में मिलती है। क्या मिलती है? हर जगह अलग अलग शब्दावलियाँ मिलती है, ठीक है ना। तो वो भी हम देखेंगे क्या क्या मिलती है शब्दावलियाँ। ठीक है, देखो प्रांतीय प्रशासन की बात करूं तो राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था और इन प्रांतों की संख्या सामान्यतः 6 बताई जाती है, यानी कि संख्या घटती बढ़ती रहती थी। डोमिंगो पायस है वो 200 की संख्या बताता है कि इस प्रकार से प्रांत विभाजित थे, ठीक है ना। तो देखिए क्या था, सामान्यतः 6 प्रांत माने गए। संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था। ठीक है, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी, तो इसलिए पूछते नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने भाग थे या कितने प्रांत थे। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी या परिवर्तनशील थी। ठीक है, डोमिंगो पायस ये संख्या 200 बताता है। पायस यह संख्या 200 बताता है। ठीक है, कह रही संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर 2 प्रकार के पद थे। एक, अब आप यूं समझ लीजिए कि मान लो जैसे ये पूरा विजयनगर है, ठीक है, कंप्लीट विजयनगर है। इसमें जैसे ये 6 प्रांत है, 1 2 3 4 5 और 6 प्रांत हो गए पूरे के। अब इस प्रांत के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे एक प्रांतपति आ गया। अब यहाँ पे मान लो कि 50 नायक है, तो प्रांत के भीतर नायक होते थे। लेकिन ध्यान रखना कि नायक रिस्पॉन्सिबल टू किंग है ना, प्रांतपति के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, वो राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। तो प्रांतों के भीतर के कई हिस्से भूमि के नायकों को दिए जाते थे। नायक वहां पे शासन करते थे और स्वामी भक्ति के तौर पे नायक साल में एक बार राजा के पास में भेंट लेकर जाती थी, प्रांतपति के पास नहीं जाते थे। नायकों के पद आगे चलकर वंशानुगत हो चुके थे। नायकों का ट्रांसफर भी नहीं होता था, जिस नायक को जो भूमि दी वो उसके पास ही रहती थी। तो ये भूमि सामंत थे, साथ में इनके पास में एक ताकतवर सेना भी रहती थी, इसलिए नायकों को सेनापति भी माना जाता था। ठीक है ना, नायक बहुत पावरफुल थे प्रांतपतियों के सामने, तो वो बहुत पावरफुल थे। ठीक है, नायक अपने क्षेत्र के सारे अधिकार अपने पास रखता था, वहां प्रांतपति का कोई कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था के 2 पदाधिकारी थे। एक तो प्रांतपति था जो चेंजेबल था, ट्रांसफरेबल था और केंद्र सरकार उसको नियुक्त करता था। ठीक है, जनरली परिवार के लोग होते थे, युवराज वगैरह होते थे, राजा के पुत्र वगैरह होते थे। और नायक वो होता था जो सेनापति था और उसको वेतन के बदले भूमि आवंटन किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार से प्रांतों के अंदर 2 पदाधिकारी थे, दोनों ही अलग अलग काम करते थे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे बात लिख रहा हूं। प्रांतों में
निम्न 2 पदाधिकारी थे। ठीक है, पहला, आप उसको मंडलेश्वर या आप उसको दंडनायक कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें आपको ज़हन में रखनी है। पहली बात ये थी कि यह प्रांतपति होता था, पूरे प्रांत का मालिक था। सामान्यतः राजकुमार होते थे। सामान्यतः कौन होता था? राजकुमार होते थे। ठीक है, राजकुमार होते थे। ऐसा नहीं है कि केवल राजकुमारी होते थे, सामान्यतः राजकुमार होते थे। जनरली अगर वो होते थे तो राजकुमार होते थे, तो उसे उदय्यार एक प्रकार से कहा जाता था। जो राजकुमार प्रांतपति होता था, है ना, होते थे, इन राजकुमारों को उदय्यार कहा जाता था। ठीक है, और अगर योग्यता के आधार पर प्रांतपति बनाया जाता था तो उसे उक्कावाड़ी कहते थे। योग्यता के आधार पर भी प्रांतपति बनाया जा सकता था। ठीक है, इनका मुख्यालय उक्कावाड़ी कहलाता था। सॉरी, मुख्यालय उक्कावाड़ी कहलाता था। ठीक है, ये दंडनायक का एक प्रांत से दूसरे प्रांत स्थानांतरण भी किया जा सकता था, और यह पद आनुवांशिक नहीं था। ठीक है, इनका स्थानांतरण किया जा सकता था। यह पद आनुवांशिक नहीं था, क्योंकि नायक आनुवांशिक था, आनुवांशिक नहीं था। ये किसी का कर माफ भी कर सकता था। इनके पास में मुद्रा जारी करने का भी अधिकार रहता था। प्रशासनिक पावर थे इनके पास में। करारोपण करना, ठीक है, कर माफ करना, भूदान, जमीन दान करना, भूदान करना, सिक्के जारी करना, नायक सिक्के जारी नहीं कर सकता था। सिक्के जारी करना तथा कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना इसके प्रमुख दायित्व थे, तथा कानून व
शांति व्यवस्था बनाए रखना इनके प्रमुख दायित्व थे। प्रमुख दायित्व थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दायित्व थे जो प्रांतपतियों के थे। ठीक है, और नायक इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे और ये नायकों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। दोनों ही डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे राजा के प्रति। ठीक है, एक तो पद ये था प्रांतों में जो राजा नियुक्त करता था। ठीक है, और राजकुमार या परिवार के लोग ही जनरली होते थे। और दूसरा जो पद था वो था आपके नायकार व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती परीक्षाओं में भी और समझने के लिए भी जरूरी है। नयनकार सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये क्या था, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नयनकार। पहली बात तो ये कि नयनकार कौन थे। तो नयनकार आपके वे भू सामंत थे जो सेनापति या सेना अध्यक्ष भी थे, उनके पास सेना थी, उनको वेतन के बदले भूमि का अनुदान किया जाता था, इसलिए इनको भू सामंत कहते थे। ठीक है, और इन लोगों के द्वारा उस अपने क्षेत्र में जितनी भूमि आवंटन थी वहां से टैक्स वसूलते थे और अपने सैनिकों को देते थे। ये बेस्ट सेना अपने पास में रखते थे क्योंकि इनको पता था कि अगर सरवाइव करना है तो सेना मजबूत रखना जरूरी थी, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेगा, कोई और नायक उसके ऊपर अटैक कर लेगा। साल में एक बार राजा से भेंट करते थे, इनका स्थानांतरण नहीं होता था, अनुवांशिक पद थे, सिक्के जारी नहीं करते थे, स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन आचरण अपने राज्य के अंदर इनका पूरा स्वतंत्र था। और जब कमजोर कोई शासक होता था तब ये बिल्कुल स्वतंत्र व्यवहार करते थे और स्वतंत्रता भी घोषित कर देते थे, फिर मुद्राएं, सिक्के, राजधानियां सब कर लेते थे ये लोग। ठीक है, ये नायकार व्यवस्था थी। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, पहली बात ये भू सामंत थे, साथ ही सैन्य प्रमुख भी थे। ठीक है, इनको जो जमीन दी जाती थी वो आपके अमरम नाम से जानी जाती थी जमीन, तो इनको अमर नायक भी कहते हैं। ठीक है, साथ में ये सैन्य प्रमुख भी थे। ठीक है, राजा द्वारा इनको वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे अमरम भूमि कहते थे, प्रदान की जाती थी। भूमि प्रदान की जाती थी। इस भूमि को अमरम अथवा नायकट्टम कहा जाता था। इसलिए इस प्रणाली को
अमरनायक प्रणाली भी कहते हैं। इसलिए इस प्रणाली को अमरनायक प्रणाली, कई कई किताबों में अमरनायक शब्द दिया आता है, तो इसको है वो अमरनायक प्रणाली भी कहते थे, है ना। क्यों कहते थे? क्योंकि इनको जो भूमि दी जाती थी उसको अमरनायक अमरम कहते थे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान पड़ना है। ठीक है, नायक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इस भूमि पर इनको सर्वमान्य संपूर्ण अधिकार होते थे। संपूर्ण अधिकार जिसको तेलुगु भाषा में पड्डपुरु संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, हाँ, तो ये छोटे मोटे राजा ही थे। ये विजयनगर के संगठन का एक कारण था। मजबूती थी पहले, और समय के साथ क्या हुआ, जब जब उत्तराधिकारी कमजोर हुए तब तब इन नायकों ने आंदोलन किए। और आप ये समझ लीजिए कि विजयनगर के पतन में राम राय का जितना योगदान था उतना ही योगदान इस नायकर व्यवस्था का भी था। ठीक है, अब देखो, नायक का स्थानांतरण नहीं हो सकता था, आगे जाके ये पद आनुवांशिक हो गए थे। नायक का स्थानांतरण नहीं होता था, स्थानांतरण नहीं होता था। स्थानांतरण नहीं होता था, आगे चलकर ये पद आनुवांशिक हो गए थे। यह पद आनुवांशिक हो गया था। और खास बात देखिए कि राजा इनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रांतपति तो खैर क्या ही करेगा। और ये साल में एक बार राजा के प्रति राजा से मिलते थे, उनको एक भेंट दे आते थे। एक सिर्फ स्वामी भक्ति का प्रदर्शन था। अगर वो नहीं आया राजा नायक, तो ये मान लिया जाता था कि उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। एक बार ही आते थे बस, आनुवंशिक हो गया था। राजा व प्रांतपति नायक के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वर्ष में एक बार नायक राजा को भेंट देता था। यह स्वामी भक्ति प्रदर्शन था। अब आप सोचिए, अगर शासक कमजोर होगा
तो वो नायकों को क्या नियंत्रित करेगा? नायक के पास में ताकतवर सेना होती थी, ठीक है, क्योंकि वो एक सैन्य प्रमुख भी था। उसकी सेना को वेतन देने का काम, जिम्मेदारी सारी उसके पास में ही थी, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार का यूं कहिए कि हस्तक्षेप नहीं था। आगे देखिए, अब नायक के कई कर्तव्य थे, है ना। तो नायक के कई कर्तव्य थे। नायक के और इतने कई नायक थे इस समय विजयनगर के अंदर, कई कर्तव्य थे, जैसे कर वसूलना, अपनी सेना को वेतन देना, वेतन देना, कृषि भूमि का विस्तार करना ताकि अधिक से अधिक इनको है वो टैक्स मिल सके, विस्तार करना, कानून व्यवस्था बना के रखना, ठीक है, राजा को सैन्य सहायता देना जब भी आवश्यकता हो, भू आवंटन करना, ये खुद आगे मंदिरों को आवंटन करते थे, भू आवंटन करना, भूदान करना। आप समझ गए ना कि सारे अधिकार इनके पास में थे। तो नायक के सारे कर्तव्य थे कि नायक ये सारी चीजें जो है वो करता था। और ये व्यवस्था जो थी, ये आप यूं समझ लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य के लिए एक समय मजबूती थी और बाद में पतन का कारण बनी, ठीक है। तो देखिए, यह व्यवस्था आरंभ में मजबूती थी, आरंभ में राज्य की मजबूती थी, बाद में पतन का कारण बनी, पतन का कारण बनी, ठीक है। क्योंकि कमजोर उत्तराधिकारी हुए, नायक शक्तिशाली तो थे ही, और राजा मोटा मोटा नायक पे डिपेंड हो गया था और नायकों ने विद्रोह किए। ये थी नायकार व्यवस्था या नयनकार सिस्टम, इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य की नायकार व्यवस्था से संबंधित ठीक है कि नहीं है। तो अब आप ये मंडलेश्वर और नायक दोनों समझ गए होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाना। ये प्रांतपति होते थे, वो सेनापति होते थे। ये आपके स्थानांतरण किए जाते थे, वो नहीं किए जाते थे। ये अनुवांशिक नहीं थे, वो अनुवांशिक हो गए थे। उनके पास में ज़्यादा अधिकार थे, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप समझना। ये प्रांतीय प्रशासन था और इसमें एक बिंदु हम और ऐड करेंगे, है ना। अब हम आते हैं, एक मिनट, प्रांतीय प्रशासन के बाद स्थानीय प्रशासन बिंदु ऐड करेंगे, ठीक है। देखो, वापस आते हैं अपने बिंदु पे। तो देखो, ये केंद्र हो गया, प्रांतीय हो गया, अब स्थानीय प्रशासन कर लेते हैं। फिर इस क्लास में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में राजस्व, न्याय और पुलिस तीनों है वो एक ही क्लास में हो जाएगा। तो प्रशासन 2 क्लासेस में हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम है वो आते हैं सीधा स्थानीय प्रशासन पे, प्रशासन का स्तर का तीसरा पिलर, ठीक है। स्थानीय प्रशासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें आप समझना कि प्रांत कई सारी इकाइयों में बंटे हुए थे और इनके
भाषाओं के आधार पर भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। पहली बात तो ये, प्रांत कई स्थानीय इकाइयों में विभक्त थे। ठीक है, भाषाई भिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में यह भिन्न नामों से जाने जाते थे। भिन्न नामों से जाने जाते थे। जैसे अब देखो, वैन थे, फिर नाडू, फिर ग्राम, फिर स्थल। अब ये जो कन्नड़ एरिया था उसमें ये नाम प्रचलित थे। कन्नड़ क्षेत्र में ये हमें नाम मिलते हैं अभिलेखों से। ठीक है, दूसरा देखिए, वलनाडु या कोट्टम कह दो, ठीक है, फिर पेरू, फिर नाडु, फिर स्थल और फिर ग्राम। ये मिलता है हमें तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र के जो अभिलेख मिले उनमें ये विभाजन मिलता है। प्रांत को वलनाडु नाम दिया है, फिर पेरू में बंटे थे और सबसे छोटी इकाई ग्राम बता दी गई है। ठीक है, और तीसरा आता है मंडल, कोट्टम, एक मिनट, या इसको आप वलनाडु कह दो। ठीक है, अब देखो वलनाडु, कोट्टम ये दोनों सेम आ गए। फिर नाडु, मेलाग्राम, वलनाडु, नाडु और मेलाग्राम में कई गांव शामिल होते थे। ठीक है, लगभग 50 के आसपास ग्राम रहते थे। फिर आपके स्थल में कुछ गांव रहते थे और लास्ट में ग्राम। ये सामान्य विभाजन था जो लगभग हर जगह मिलता है। ठीक है, इसलिए कई बार ये विभाजन परीक्षा में आता नहीं है। चोल काल में ना जाता है जहाँ फिक्स विभाजन था, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाता है तो आपको ये विभाजन ध्यान रखना है, सामान्यतः यही विभाजन है। ठीक है, विभाजन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इसका प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, प्रशासन चलता था इसका आयंगर व्यवस्था से। आयंगर की संख्या 12 थी और ये आपके केंद्र सरकार से नियुक्त 12 अधिकारी थे जो स्थानीय स्वशासन को संचालित करते थे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात, स्थानीय शासन व्यवस्था का संचालन आयंगर व्यवस्था द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था ने चोलों की स्थानीय व्यवस्था का स्थान ले लिया था। इस व्यवस्था ने
चोलों की स्थानीय शासन व्यवस्था, हमने चोलों में पढ़ी भी है। स्थानीय शासन व्यवस्था शासन प्रणाली का स्थान ले लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, स्थान ले लिया था। अब चोलकालीन संस्थाएं न स्वायत्त रही न जीवंत रही थी, लेकिन उसमें कुछ भी दम नहीं रहा। अब सारा काम 12 आयंगर देखते थे। ठीक है, चोलकालीन संस्थाएं न जीवंत रही न स्वायत्त रही, न जीवंत रही और न ही स्वायत्त रही। ऑटोनोमस नहीं रही, वो संस्थाएं खत्म हो गई थी। अब क्या किया गया था, ठीक है, ये लिख लेना आप। इस व्यवस्था में क्या किया गया, गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दर्जा दिया और उस पर शासन करने के लिए केंद्र सरकार ने 12 अधिकारी नियुक्त किए। इन 12 अधिकारियों को आयंगर कहा जाता था, इसलिए इसको आयंगर व्यवस्था कहते हैं। इतनी सी बात है बस। और ये अधिकारी सीधे केंद्र से रिस्पॉन्सिबल होते थे, इसलिए उसको स्वतंत्र शासन प्रणाली कहते हैं। ये किसी नायक या प्रांतीय महामंडलेश्वर को रिपोर्ट नहीं करते थे, ये सीधा राजा को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, तो देखिए आयंगर व्यवस्था में आयंगार व्यवस्था में गांव को स्वतंत्र इकाई माना गया। क्या किया, गांव को स्वतंत्र इकाई माना गया। इन पर शासन हेतु केंद्र सरकार ने, किसने नियुक्त की, केंद्र सरकार ने। इस बात का भी ध्यान रखना केंद्र सरकार ने 12 अधिकारियों की नियुक्ति की। खास बात क्या थी, खास बात यह थी कि पद भी आनुवांशिक थे। नियुक्तियां बहुत बार नहीं करनी पड़ी, एक बार ही करनी पड़ी थी। फिर कोई नया ग्राम बनता था तो नई नियुक्तियां होती थी, जिन्हें आयंगार कहा गया। ठीक है, ये आनुवांशिक पद था, तो ये आयंगार अपना पद बेच भी सकते थे और अपने हिसाब से यूज करते थे। यह पद आनुवांशिक था। कैसा था, आनुवांशिक था। ठीक है, आयंगार इसे बेच भी सकता था, इन्हें बेचा भी जा सकता था, गिरवी भी रखा जा सकता था। इस पद को बेचा भी जा सकता था, गिरवी भी रखा जा सकता था, गिरवी भी रखा जा सकता था। ठीक है, तो यह आयंगर व्यवस्था की विशेषताएं ध्यान रखना। वेतन के बदले इनको कर मुक्त भूमि भी दी जाती थी और लगान के अधिकार भी दिए जाते थे। ठीक है, वेतन के बदले
के बदले कर मुक्त भूमि व लगान के अधिकार दिए जाते थे। कर मुक्त भूमि तथा लगान के अधिकार दिए जाते थे। ठीक है। शांति व्यवस्था रखना इनकी जिम्मेदारी थी और इनकी बिना अनुमति के कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं होते थे। स्पेशली भूमि के हस्तांतरण वगैरह नहीं किए जा सकते। न प्रांतपति करता था, न राजा करता था। ये सबसे बड़ी बात थी। शांति व सुरक्षा इनका प्रमुख कर्तव्य था। प्रमुख कर्तव्य था। इनकी अनुमति के बिना भूमि हस्तांतरण, किसी के और के नाम पे ट्रांसफर वगैरह नायक को भी नहीं दे सकते थे, या खरीद बेचान नहीं किया जा सकता था। अब ये खंडीय राज्य था और क्या था, सब एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए इसको पैरासाइट स्टेट भी कह सकते हैं। परजीवी नहीं किया जा सकता था। ठीक है। और अब बताते हैं कि ये 12 अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। इनमें प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे। कुल 12 थे, ये तो मैंने लिखवा दिया। ये ना, इनमें प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे। प्रमुख अधिकारी निम्न थे। ठीक है। अब देखिए, अब कौन से अधिकारी थे इसमें, मेन अधिकारी कौन से थे। सारे 12 याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। पहला था कर्णिकम। ये भूमि के क्रय विक्रय का सारा दस्तावेज तैयार करता था। इसे कर्णम भी कहते हैं। भूमि के क्रय विक्रय का दस्तावेज तैयार करता था। इनको पीछे बिना, आयंगर को पूछे बिना कोई काम नहीं होता था तैयार करना। ये कर्णम का मेन कार्य था। ठीक है। और इसके अलावा देखें तो एक होता था आपके तलाईरा, जो गांव का चौकीदार था। इसे तलस भी लिखा जाता है कई जगह पे। गांव का चौकीदार था ये। इसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति गांव में प्रवेश तक नहीं कर सकता था। तलाईरा कहता था तभी प्रवेश होता था। तीसरा था आपके सेनाते ओवा या भोवा। सेनाते ओवा, ऐसे भोवा भी लिखा आता है। ये राज्य के आय, गांव के आय व्यय का हिसाब रखता था। बजट बनाना पूरा, आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये 3 हो गए। मनियम, कई जगह रेड्डी भी लिखा आता है, रेड्डी, या ऐसे गोड लिखा हुआ भी आता है। ये ग्राम प्रशासक होता था। ये आयंगर थे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त थे और केंद्र को ही रिपोर्ट करते थे। एक होता था बेगरा, जो आपके मजदूरों और बेरोजगारों का हिसाब रखता था। बेगार से बेरोजगार बन जाएगा आपके का अधिकारी था। ठीक है। मनियम हो गया, बेगरा हो गया, और अब लास्ट बचता है आपके अंतरीमार।
ये ग्राम प्रशासन का ही कोई अधिकारी होता था, मैन यही थे का अधिकारी। बस ये कुछ मैन आयंगर थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम राजस्व और पुलिस और क्या बच गया, न्याय प्रशासन को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।